हाँ भाई सेकंड ईयर। शुरू करें। चलो रहने दो, आई जाएंगे। हाँ भाई रक्त समूह की बात करते हैं हम। कल कुछ बताया था इसके बारे में? अच्छा बस वैज्ञानिकों के नाम बताए है ना। तो कौन कौन से वैज्ञानिक बताए थे? जब हम लोग बात करते हैं आपके कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में, ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने कौन कौन से रक्त समूह की खोज की थी? आप लोगों को रीजन बताया था ना रक्त समूह की खोज क्यों हुई थी? नहीं बताइए, चलो ठीक है। रक्त आदान के बारे में बताया था शायद। एक्चुअली आपकी जो 4 क्लासेस चल रही है ना मेरी, उन सब में सब यही चल रहा है रक्त समूह, तो मुझे खुद को कंफ्यूजन है, नहीं बताया बता दिया है, तुम लोगों को नहीं बताया। चलो शुरू से आप लोग जब जानते हैं हम रक्त को ट्रांसफर करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है, तो ये जो देने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दाता, और लेने वाले को ग्राही, ठीक है। ये जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं रक्त आदान। कोई परेशानी? जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि डोनेट मतलब तो डोनेट करना हो जाएगा, उसने रिसीव भी तो किया है, यहाँ पर रिसीव भी तो हो रहा है ना साथ के साथ, तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं रक्त आदान, ठीक है। तो क्या होता था जब सर्जरी तो बहुत पहले से होती आ रही है, अगर हम बात करें इंडिया की भी तो एक तो साइंटिस्ट है जिनका नाम था सुश्रुत, है ना, डॉक्टर्स जो थे आपके संत थे, हाँ ऋषि जो थे, उनके जमाने से होती हुई आ रही है सर्जरी इंडिया में, लेकिन कोई मानता नहीं है, लेकिन अब मानने लगे हैं सभी, ठीक है। तो होता क्या था, इंग्लैंड और फ्रांस में ये चीज देखी जा रही थी कि कभी कभी दाता जब ग्राही को, ठीक है, रक्त दिया जाता था, ठीक है, कभी कभी तो ग्राही जिंदा हो जाता था, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो उस कंडीशन में हम रक्त दे रहे हो, या फिर सर्जरी के टाइम पे दे रहे हो, या फिर छोटी मोटी चोट लग गई हो तब दे रहे हो। तो कभी कभी तो ग्राही क्या हो जाता था, सही हो जाता था, और कभी कभी इसकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो वहां के डॉक्टर्स एक बात सोच रहे थे कि देखने में तो एक जैसा ही लगता है, देने वाले का और लेने वाले का रक्त एक जैसे ही लगता है, सबका रेड ही होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है इसमें कि जिसमें कभी कभी तो ये ठीक हो जाता है और कभी कभी इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या की थी, खोज की थी, किसकी की थी, रक्त समूह की। कौन कौन से रक्त समूह? ए बी, ठीक है। वहीं ओ की जो खोज की थी वो किसने की थी, डी कॉस्टेलो व स्टर्लिन ने, ठीक है, वो भी 1902 में की थी, ठीक है। कोई परेशानी? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम, ये तो लिख ही लिया था ना आप लोगों ने। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अपने रक्त समूह के बारे में, ठीक। रक्त समूह होते हैं ए बी, हालांकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं रक्त समूह ए में कौन से एंटीजन उपस्थित होते हैं और एंटीबॉडी? क्यों? ये बचपन से रटाया जाता है, ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए में एंटीजन होगा ए, एंटीबॉडी होगी बी, पर क्यों? क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है क्यों। भाई हर कोई चीज हो रही तो रीजन तो होगा ना उसके पीछे। अब आप थोड़ा सा 2-3 महीने पीछे चले जाएं अपने फ्लैशबैक में, मैंने आप लोगों को इम्यूनोलॉजी पढ़ाई थी,
ठीक है, इम्यूनोलॉजी को थोड़ा सा याद करो। मैंने आप लोगों को वहां पे दोनों टर्म्स पढ़ाई हुई हैं, आपको एंटीजन भी और एंटीबॉडी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अब जरा उन्हीं की उसको थोड़ा सा याद करते हुए सीखते हैं। सपोज करो ये है आपका कोई भी ब्लड कार्पल, कणिका, ठीक है, रक्त कणिका है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एक की, ये बात मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ क्लास, ठीक है। इस बार ए को बनाते हैं हम इस तरह से बनाते हैं ना, बीच को ऐसे कर दो क्रॉस, ए बन गया। मैंने इसको ऐसे नहीं किया। तो यहाँ पर जो ये ऐसा व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, उसके कणिकाओं पर क्या उपस्थित होंगे? प्रतिजन, एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन जो है ये मैं ए शेप का बना रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोग जानते हैं इम्यूनोलॉजी में बताया था कि एंटीजन के जो टोटल नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी, बताया था ना शब्द भी। अब जरा बताइए, आपके सामने प्रतिजन है, एंटीजन दिए हुए हैं एक पर, आपकी प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडीज, कौन से होंगे? ये है आपका ए और ये है आपका बी। क्योंकि ये भी मैंने ए में बनाया है एंटीजन, तो प्रतिजन भी तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे एंटीबॉडी ऐसे बनानी पड़ेगी। तो बताइए, ऐसा व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, ठीक है, उसमें कौन सा आपका वो पाया जाता है? एंटीबॉडी बी पाई जाती है। रीजन आता है क्यों? बी तो पाई जाती है तो हम सभी जानते हैं बी पाई जाती है, रीजन आता है क्यों? तो देखिए क्लास, अगर मैं कह देती हूँ ए पाया जाता है, ए प्रतिजन है हमारे, बी और ए ही हमारा अगर एंटीबॉडी है, तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया हो जाएगी। मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया हुआ है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसमें मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था दैट इज समूहन। समूहन में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी जो दिया था ब्लड ग्रुप का ही दिया था, ठीक है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी करके आते हो तो आप लोगों को पता है समूहन होता कैसे है, ठीक है। मैं कहती हूँ इनमें अगर प्रतिजन ए है, एंटीबॉडी अगर आपके प्लाज्मा में भी कौन सी होगी? ए, तो क्या हो जाएगा? ये रही आपकी एंटीबॉडी, जुड़ गए, तो क्या हो जाएगा? समूहन हो जाएगा। समूहन होने की वजह से आपके ब्लड कैपिलरीज में क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे समूह बन जाएंगे उसके, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है, परिसंचरण तंत्र जो है रुक जाएगा, एक तरीके से रुकेगा। अब मैं कहती हूँ, आपने कहा बी, ठीक है, अगर देखो ए तो नहीं है, कम से कम ए होगा तो यहाँ पे समूहन की प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ए नहीं है तो कौन सा होगा? प्रतिजन दो ही होते हैं, ए या बी, दो ही प्रतिजन है, एंटीबॉडी भी दो ही है, ए और बी, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, मैं कहती हूँ ये नहीं है, तो अगर प्लाज्मा में इस टाइप के एंटीबॉडी बी कितनी भी मौजूद रहे, क्या ये इससे जुड़ेंगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, यहाँ पर समूहन होगा? नहीं होगा, मतलब इसका रक्त परिसंचरण तंत्र इजीली काम करता रहेगा। सही बात है कि नहीं? अगर यहाँ पर इसीलिए आप लोगों ने सबने टेस्ट किया हुआ है ना, वो रीजन में यहाँ पर फिर बताऊंगी आप लोगों को ऐसा हुआ क्यों था, ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब यही चीज ये देखिए, ये है बी, बी हम लोग बनाते हैं इस शेप में, ये बचपन से कई चीजें होती हैं, ये छोटी बी ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो बी वाले रक्त समूह पर मैं जो प्रतिजन बनाऊंगी, बी आकृति का बना देती हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सी वाली एंटीबॉडीज जो है इसमें उपस्थित होंगी? ए, क्यों? एग्जैक्टली, अगर इसमें आपका बी उपस्थित होगा एंटीबॉडी, तो यहाँ पे समूहन की प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ऐसे उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है हमेशा? ए। आप लोग जानते हैं आपके प्रतिजन को कैपिटल से लिखते हैं, बड़े वाले एबीसीडी से, और जो एंटीबॉडीज होती है उसको छोटे वाले स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। कोई परेशानी? समझ में आया दोनों में क्यों उपस्थित होती है ये ऑपोजिट उसमें? क्लियर हुआ? ऐसा कोई स्टूडेंट से क्लियर ना हुआ हो पूछ सकता है, ये मैं करने वाली हूँ फिर आगे। समझ में आया ना? चलिए आप उसको ड्रॉ कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों में क्यों नहीं प्रेजेंट होती है एंटीजन एंटीबॉडी। I know.
समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है, समझ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को एक चीज चलो इन पर बच्चों की तरह बता देते हैं किस तरह लिखना है आपको। एक तरफ लिखना एंटीजन या प्रतिजन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को आप एंटीबॉडी लिखिए, ठीक है। बी की बात कर रहे हैं, प्रतिजन होगा बी और एंटीबॉडी होगी ए। इसमें आप लोग उल्टा लिखना, ठीक है। आप लोगों के लिए ही अच्छा है ये, ऐसे वाली मत लगा लेना। एंटीबॉडी समझाने के लिए बताई थी वो तो मैंने, ठीक है। आप लोग जानते हैं प्रतिजन जो होते हैं वो किसी भी आकृति के हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बना लिया ना। अब हम लोग बात करेंगे अपने ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में, ठीक है। तो बताइए रक्त समूह ए बी में कौन कौन से प्रतिजन होंगे? वाह, रक्त समूह जिसको बोलते हैं ना, रीजन जो होगा वो आपके यही होते हैं प्रतिजन, ठीक है ना। एंटीजन के बेसिस पर ही बोलते हैं। किताब ना खोले, मैं बताने को तैयार हूं, बाद में बोले ना, इसमें सही होगा शायद, मैं देखी नहीं बताऊं, ठीक है। ए बी है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए बी में प्रतिजन कौन कौन से होंगे? ए और बी दोनों। तो चलिए बना देते हैं ए बी। समझ में आया? कोई परेशानी? अब इसमें एंटीबॉडीज कौन कौन सी होंगी? क्यों नहीं होंगी? देखो बिल्कुल सही बात है, इनमें से कोई भी अगर एंटीबॉडी होगी तो आपके प्रतिजन के साथ जुड़ जाएगी। ए होगी तो ए वाले से जुड़ जाएगी, बी होगी तो बी वाले से जुड़ जाएगी, है ना। तो समूहन की प्रक्रिया होने के चांसेस हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसा रक्त समूह जिस जो कौन सा होगा? ए बी, उसमें आपके एंटीजन तो है ए बी, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं, एब्सेंट लिख लीजिएगा। कोई परेशानी जी? अगर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी तो फिर उनमें वो इम्यूनोलॉजी कैसे काम करती है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली ये चीजें मैं पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चों का ये सवाल बहुत जल्दी आ जाता है मेरे पास तक। बताइए, यही क्वेश्चन होगा ना, इम्यूनिटी नहीं होती है क्या उनमें? बिल्कुल सही बात होती है बेटा, होती है। लेकिन आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ सिर्फ आप टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हो, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। लेकिन आप भूल जाते हो जब हम लोग मैकेनिज्म दोनों की अलग है। हम जब बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की, वहां पे एंटीजन क्या होते हैं? जीवाणु, विषाणु होते हैं, उनके प्रति बनने वाली जो एंटीबॉडीज होती है वो अलग होती है, ठीक है। जब हम प्रकार पढ़ाए थे, आपको कहीं ए और बी का नाम याद भी है? कौन कौन से पढ़ाए थे प्रकार? मैंने आप लोगों को इम्यूनोलॉजी में जब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी पढ़ाए थे, एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन, जो किसी प्रतिजन, बाहरी प्रतिजन के प्रबंधन, इम्यूनोग्लोबिन, है ना। आईजी, जैसे हम आईजी से डिनोट करते हैं, आईजीएम, आईजीटी, आईजीडी, आईजीई, आईजीए, ये सब थे ना। इनमें कहाँ थे? थे ही थे क्या? नहीं, तो वो अलग है, ये अलग है। समझ में आया? इसमें अगर हम बात करें इसके प्लाज्मा में ना बेटा, तो इसमें आपके पांचों प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे। इम्यूनोग्लोबिन तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन इस प्रतिजन के प्रति जो एंटीबॉडी होने चाहिए वो नहीं होंगे। समझ में आया? हालांकि हम लोग टर्म्स एक जैसा ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया भी तो हो रही है समूहन की। लेकिन आप लोग भूल जाते हो, हम जब प्रतिरक्षा तंत्र की बात कर रहे हैं, हम किससे प्रतिरक्षा कर रहे हैं? बाहरी उनसे। ये तो हमारे ब्लड है। समझ में आया? तो दोनों ही मैकेनिज्म अलग है इसमें, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक्चुअली ये सवाल कल परसों मेरे सामने आ गया था, बच्चे बहुत पूछते हैं। चलो समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिएगा। अब एक बात बताओ, ये है आपका ब्लड ग्रुप ओ, ठीक। ब्लड ग्रुप ए में कौन से होंगे
एंटीजन एग्जैक्टली, इसमें आपके में कोई भी एंटीजन नहीं मिलता, एब्सेंट एंटीजन। एंटीबॉडी कौन सी होंगी? दोनों होंगी। क्यों होंगी ये भी? क्योंकि यहाँ पे कितनी भी बनी रहे, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करने के लिए जगह है ही नहीं। जब प्रतिजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी तो कितनी भी बनी रहे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो आपका ब्लड ग्रुप O होता है उसमें आपके में एंटीजन कोई नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों। समझ में आ गया? होप सो। हाँ भाई देखो, मेरा तो मैं सुबह से पढ़ाती हूँ तो कुछ टर्म्स मेरी जबान पे रहते हैं, मेरा तकिया कलाम बन चुका है। क्वेश्चन था जैसे वो वाले में एंटीजन भी पाए जाते हैं, हाँ वो वाले को हम जब एबी में चढ़ाएंगे तो उनकी रिएक्शन कैसे होगी? इसमें तो एंटीजन नहीं है। देखो क्या चीज, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, जैसे एबी वाले में एंटीबॉडी होती नहीं है और इसमें एंटीजन नहीं होती, तो उनकी रिएक्शन होगी नहीं, एंटीबॉडी नहीं होगी। ओबी में एबी में ओबी चढ़ा देंगे, फिर वो वाला चढ़ा देंगे। अगर ये बोलना चाह रहे हो आप कि एंटीजन ये वाला बोल रहे हो, एबी को हम दे रहे हैं O फॉर्म, ठीक है, तो फिर इसमें कैसे अभिक्रिया नहीं होगी, एंटीजन नहीं होगा। देखो बेटा यहाँ पे ऐसे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके ये प्रतिजन है ना, मैंने एक जैसी शेप के बनाए हुए हैं। यहाँ पे जब आप लोग डायग्राम देखोगे ना, सही डायग्राम, ठीक है, तो उनके अलग अलग होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको सिखाने के लिए बना रही हूँ इस चीज। आप जब डायग्राम देखते हो ना तो वहां पर एक उनके जो शेप है प्रतिजन के वो अलग होते हैं, O पे अलग होंगे, इसके अलग होते हैं, एंटीबॉडीज के भी और इसके भी प्रतिजन जो है। समझ में आ रही है? तो जब हम बात करेंगे ना O का, जब हम चढ़ाते हैं इसको, है ना, तो इसके उस पर जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इस पर जुड़ने के लिए एंटीजन ही नहीं है पहली बात। तो जुड़ेगा कैसे? जुड़ने के दो चीजें होनी, ताला और चाबी होनी चाहिए। चाबी इसके पास है, एंटीबॉडी, ताला है नहीं इसके पास, तो जुड़ेगा कैसे? ठीक है, तो जुड़ने के लिए प्लेस नहीं है। क्लियर हुआ? चलो ये यहाँ क्लियर हुए आप सभी को चारों ब्लड ग्रुप? किसी को परेशानी चारों में से? समझ में आया? टेबल बनवाई जाए बच्चों वाली, ब्लड ग्रुप एक तरफ, ब्लड ग्रुप फिर एक तरफ एंटीजन फिर एंटीबॉडी, नहीं ना? उतना थोड़ा सा बुक में से देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अरे बात है खत्म भी किया करो। अच्छा, ब्लड ग्रुप बताओ अपना। बी पॉजिटिव, O पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और जिसने किया है वो बताए AB पॉजिटिव। बस रुक जाइए, मेरे सवाल खत्म हो गए। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करते हैं, बात पहले करो, सीख तो हम कल भी लेंगे ना, हम कहीं जा रहे हैं ना मैडम कहीं जा रही हैं, यहीं आएंगे सब, बातें जरूरी है हमारी। चलो देखो क्लास, जब हम लोग बात करें, मैंने आप लोगों से ब्लड ग्रुप पूछा, ठीक है, आप लोगों ने मुझे ब्लड ग्रुप बताया है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, व्हाटएवर जो भी बताया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक भी, भाई लैंडस्टीनर जो थे, मतलब कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने ब्लड ग्रुप तो जांचा था, कौन कौन से थे? AB। मैंने किसी पर भी पॉजिटिव नेगेटिव शो नहीं किया था। किया था क्या? नहीं किया था। पर आप लोग कैसे बोल रहे हो? जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो बोलते हो ना, उसका रीजन होगा आपका RH फैक्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? RH कारक, हम फैक्टर बोल के चलते हैं। अरे सुन ही लिया करो। देखो, जब हम लोग क्लास बात करें RH फैक्टर के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जब अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव ये चीज शो करके चलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो होता है आपके RH फैक्टर के बेसिस पर, ठीक है। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, जो वीनर थे आपकी बुक में, हालांकि लैंडस्टीनर और वीनर दोनों का नाम आता है ना,
लेकिन इसमें सबसे अच्छा काम क्या था, वीनर ने किया था, क्योंकि जो लैंडस्टीनर थे उन्होंने आपके ऑलरेडी ब्लड ग्रुप जांच लिए थे, तो एक सुपरविजन का काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन काम जो किया था वीनर ने किया था। आपकी बुक में कार्ल लैंडस्टीनर वीनर दोनों का नाम दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, मैडम ने वीनर बताया है, ठीक है। तो वीनर ने एक दिन उनके मन में आया कि यहाँ पर इंसानों की तो खून की जांच हो गई, ए बी सब पता चल रहा था, उन्होंने बंदर उठाया, ठीक है, वो भी बंदर लंगूर में अंदर सब जानते हैं, उन्होंने बंदर उठाया, ठीक है, उन्होंने उसका ब्लड ग्रुप देखा, ठीक है, उनको लेकर आए। अब उन्होंने क्या देखा, जब वो माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, तो सपोज करो उस बंदर को हम चूंकि क्या बोलते हैं, रीसस मकाका, राइट, तो रीसिस की वजह से उसको हम RH के में लिखते हैं, समझ में आया, RH फैक्टर क्यों बोला जाता है। यहाँ पे अब चूंकि आपका AB है, सपोज करो रीसस बंदर का जो ब्लड ग्रुप था AB था, तो एंटीजन कौन कौन से होंगे उसमें, भाई दोनों है ना, दोनों लिख रही हूँ मैं बार बार, तो जाहिर सी बात है प्रतिजन तो दोनों ही होंगे इसमें, ठीक। चलो ये देख लिया। अब जब वीनर एक चीज देख रहे थे कि ये इस टाइप का बंदर का जो रक्त समूह था, ठीक है, उन्होंने चीज देखी तो कुछ इस टाइप की संरचना देखी। आप कोई भी शेप बना सकते हैं XYZ, ठीक है ना, कुछ भी बनाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब वीनर जब ये देख रहे थे तो उनके मन में एक बात आई, ये चीज देख के समझ में आ रहा है, ये एंटीजन कौन सा है, A, ये समझ में आ रहा है, ये भी है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या था भाई। उन्होंने कहा ऐसा हम लोगों में तो मैंने देखा नहीं, मतलब उन्होंने देखा नहीं, कार्ल लैंडस्टीनर ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्या था उसमें। तो उनके मन में थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई उस दौरान, उन्होंने क्या किया, बाकी कुछ बंदरों को और लिया, उन सभी के ब्लड ग्रुप देखे, ठीक है। तो उन्होंने खास बात देखी कि किसी किसी बंदर में इस टाइप की संरचना मौजूद थी और किसी किसी में इस टाइप की संरचना जो थी वो एब्सेंट थी, ठीक है। तो इसी चीज के आधार पर, मतलब इसी संरचना के आधार पर, जैसे हम कारक बोलते हैं, ये कारक कौन सा होगा, RH कारक या फिर RH फैक्टर। तो ऐसे रक्त समूह जिनमें RH कारक उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं RH, ठीक। और ऐसे रक्त समूह जिनमें आपका RH जो है वो नहीं है, देखिए एक भी नहीं बनाया मैंने, तो वो कौन सा होगा, RH नेगेटिव। इसी के बेसिस पर आप क्या बोलते हैं, आपका ब्लड ग्रुप जो है वो AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे B पॉजिटिव बताया था, उनमें RH फैक्टर प्रेजेंट होगा कि नहीं, ठीक है ना, इसीलिए तो आप लोगों ने बताया मुझे पॉजिटिव, ठीक। तो फिर इसको बनाओ, फिर होप सो आप लोगों को ये तो क्लियर हुआ होगा, है ना, कि RH फैक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से जांच हुई थी इनकी। अब कुछ कारकों के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ केसेस, सॉरी केसेस। हो गया, वो बना लो, एंटीजन थोड़ा जल्दी, ठीक है। चलिए क्लास बात करें अब आगे। अब देखिए क्लास, आपके सामने कुछ केसेस आते हैं जिसके बारे में हालांकि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में पढ़ा था ना लास्ट ईयर जेनेटिक्स सभी ने, तो फिर मुझे बताने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर फर्स्ट केस है, हम यहाँ पेरेंट्स लेके चलेंगे जनक, ठीक है। जनक में एक है पिता, एक है माता, ठीक है। और यहाँ पर है, ये है पिताजी माताजी बच्चे सब, ठीक। अब क्या है, अगर आपके पिता जो, ठीक है, वो RH
RH पॉजिटिव वो भी सामान्य। सामान्य मतलब नॉर्मल, जैसे हम और आप नॉर्मल। हो सकता है हमारे पेरेंट्स जो है दोनों ही RH पॉजिटिव, केसेस है ना ऐसा कि दोनों ही हो सकते हैं, किसी ने अपने जांच को रहेगी। ठीक है, समझ में आया। अब सेकंड केस है, अगर पिता जो है वो RH नेगेटिव, हम नेगेटिव, ठीक, माता जो है वो RH पॉजिटिव, तो पिता बच्चा कैसा होगा आपका RH पॉजिटिव। ठीक है, वो भी सामान्य, जैसे कि हम और आप। ठीक, तीसरा केस, पिताजी जो है वो नेगेटिव, माताजी जो है वो नेगेटिव। थोड़ी देर सुन लो पहले बात। ठीक है, तो बच्चे कैसे होंगे आपके RH नेगेटिव, वो भी सामान्य, जैसे हम और आप। ठीक, तो मतलब हो सकता है हमारे पेरेंट्स में से कोई भी केस हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव में हो ब्लड ग्रुप, हो सकता है एक पॉजिटिव नेगेटिव में, लेकिन पिता नेगेटिव है तो। ठीक, अब जो समझने वाला केस आएगा वो 4th नंबर का होता है, जो आप बात कर रहे थे, जिसमें आपके पिता जो है वो पॉजिटिव है और माताजी जो है वो नेगेटिव। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो उनका बेबी होगा वो कैसा होगा, RH नेगेटिव, लेकिन असामान्य। हो सकता है सामान्य भी हो, लेकिन मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर असामान्य शिशु होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। कि ज्यादातर क्या है, बच्चे एबनॉर्मल ही पैदा होते हैं, कभी कभी नॉर्मल भी, लेकिन एबनॉर्मल ज्यादा देखे गए। तो 4% 4 से 5% जो है एबनॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा है, याद रखिएगा। अब क्या होता है, जब हम बात करें फर्स्ट प्रेगनेंसी में, उनका फर्स्ट चाइल्ड जो था वो तो सर्वाइव कर गया। ठीक है, मतलब उसने जन्म ले लिया, जो कैसा है आपका RH नेगेटिव और असामान्य। लेकिन क्लास ये लड़की अगर दोबारा से गर्भ धारण करती है, दोबारा करे तो ठीक है, तो जितनी बार भी करेगी आगे, ठीक है, उस दौरान उसकी होने वाले जितने भी बेबी होंगे उन सबकी डेथ हो जाएगी, जानते हैं आप सब। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे जिनमें से पेरेंट्स के पास सिर्फ एक ही बच्चा होता है। ठीक है, बाकी के जितने ही बच्चे होते हैं तो उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी टाइम पे। हाँ जी, पक्का है, होता है। अरे सुन तो लो, सुन तो लो। ठीक है, यहाँ पर अभी पहले मेरी बात क्लियर किया करो, उसके बाद अपने क्वेश्चन पुट किया करो। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो बार बार डेथ होती है ना बच्चों की, इसे हम लोग जनरली एक टर्म देते हैं, एक बीमारी बोली जाती है, जिसे बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ठीक है, ये बीमारी होती है, इसी बारे में बोल रहे थे आप अभी, किसने बोली थी, अच्छा इसी के बारे में बोल रहे थे ना। हाँ, ये जो टर्म होता है ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, ये आपके सेकंड बेबी से स्टार्ट होगा, फर्स्ट बेबी में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस का मतलब क्या है, फीटेलिस मतलब फीटस से बना हुआ शब्द है, फीटस मतलब भ्रूण। ठीक, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब उसका लयन हो जाना। ठीक है, जब भ्रूण की आरबीसी का लयन होना स्टार्ट हो जाए, उसका टूटना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसे हम एक बीमारी का नाम देते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। समझ में आया, पहले चाइल्ड को नहीं होगी ये, याद रखिएगा क्लास। ठीक है, अब अच्छा पहले लिखो, उसके बाद फिर बात करेंगे जरा इसके बारे में, है ना, रीजन बताएंगे। हाँ बेटा, अच्छा सुनो, हाँ बेटा, ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखिए आप, लिखिए आप।
क्लास बात कर लेते हैं अपनी इस बीमारी के बारे में। इधर जब हम लोग बात करें, देखिए क्लास इस बीमारी में थोड़ा सा बात करते हैं। जब आपके पिता आपके कैसे थे, RH पॉजिटिव, ठीक है, माता क्या थी, RH नेगेटिव, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी, ठीक है, उस दौरान ये जो लेडी होती है, ठीक है, RH पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगी, ये सुग्राहित। सुग्राहित मतलब सेंसिटाइज्ड हो जाती है, ठीक है, मतलब इसकी बॉडी में इसके प्रति क्या बनने लगेंगे, एंटीबॉडीज बनने लगेंगे। समझ में आया? इसे रख कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए क्लास, जब ये पहली टाइम पर क्या हो चुकी है, सुग्राहित हो गई है, ठीक है, उसके बाद इसने दूसरी बार क्या किया, गर्भधारण किया। आप लोग जानते हैं जो बच्चा है होने वाला, ठीक है, वो माता से किससे जुड़ा हुआ रहता है, प्लीसेंटा के थ्रू, ठीक है। प्लीसेंटा से क्यों जुड़ता है, बिल्कुल सही बात। अब थोड़ा सा कुछ दिन पहले पहुंचते हैं, तो हम गर्भावस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। गर्भावस्था के 2 महीने तक आपके आरबीसी बच्चे में कहाँ बनते हैं, योग सैक में, ठीक। 2 से 9 महीने तक कहाँ बनते हैं, समझ में आया? तो अब देखिए योग सैक की बात नहीं कर रहे, हम करेंगे डायरेक्ट लिवर की बात, ठीक है। लिवर, यकृत, स्प्लीन मतलब प्लीहा, थाइमस, लीवेज, ठीक है। अब क्या था, ये बच्चा जुड़ा हुआ है अपनी सुग्राहित माता से, समझ में आया? अब क्या था, इसका भाई बच्चे को पोषण जो मिलता है प्लीसेंटा के थ्रू मिलता है, ये सब जानते हैं, पर मिलता कैसे, उस तक पोषक पदार्थ पहुंचेंगे कैसे, रास्ता तो हमें पता है, ठीक है, मगर रास्ते से जाएगा क्या, ब्लड, ठीक है। मतलब इस सुग्राहित वाला जो रक्त होता है कहाँ तक पहुंच रहा है, बच्चे तक, ठीक है। मतलब इसमें ऑलरेडी क्या था, एंटीबॉडीज तो थी, सुग्राहित वाला ब्लड था, जैसे ही बच्चे के उसमें पहुंचेगा, ठीक है, तो क्या करने लगेगा, इसकी एंटीजन को, इसकी आरबीसी को धीरे धीरे क्या करने लगेगा, तोड़ने लगेगा। तोड़ता है ये। अब चूंकि आरबीसी बन रही है आपकी लिवर में, ठीक है, ये यहाँ से ब्लड बराबर, लिवर तो है बार बेचारा क्या कर रहा है, बार सब्सटेशन कर रहा है आरबीसी का, यहाँ से रक्त जा रहा है उनको तोड़ने में लग रहा है ना। लेकिन लिवर को भी है भाई, नहीं तो आरबीसी भाई ज्यादा से ज्यादा बनानी पड़ेगी तभी तो बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पर कहने की बात ये है, लिवर को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा करना पड़ेगा कि नहीं। अगर बच्चा सर्वाइव करना चाहता है तो उसके यकृत को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, सब जानते हैं, ठीक है। तो वो इस हद तक काम करता है कि धीरे धीरे लिवर जो है, यकृत जो है, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त होना लगेगा। वो क्षतिग्रस्त होने की वजह से जो शिशु होता है वो गर्भावस्था के शुरुआतों के ही महीनों में उसकी डेथ हो जाती है। समझ में आया कि क्यों हो जाती है उनके बाकी बच्चों की डेथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर लेडी जो थी सुग्राहित हो गई। दूसरी बार में जब उसने गर्भधारण किया तो यहाँ का जो ब्लड जा रहा था वो उसकी आरबीसी को तोड़ रहा था, लिवर आपके आरबीसी बना रहे थे, यहाँ से ब्लड आ रहा था, इसको तोड़ता जा रहा था, ठीक है। ये तोड़ता जा रहा था तो उसको ज्यादा काम करना पड़ा, जिसकी वजह से ये लिवर जो था डैमेज हो गया। डैमेज होने की वजह से शिशु की मौत हो गई, जितने भी होंगे आगे उन सभी। इसीलिए हम इसको टर्म क्या देते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब समझ में आया, फीटलिस मतलब फीटस, फीटस मतलब भ्रूण, ठीक। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब उनका लयन होना, यहाँ पे लयन की तो प्रोसेस हो रही थी आरबीसी की। समझ में आया, होने वाले आगे बच्चों की डेथ भी हो जाती है। इंजेक्शन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगर आज टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर चुकी है कि अब चाहे तो बच्चे वाकई में सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। इससे पहले कि वो नॉर्मल डिलीवरी से हो, ठीक है, एक तो उनको बराबर इंजेक्शन दिए जाते हैं, साथ में जिससे इनका ब्लड जो है वो ज्यादा एक दूसरे तक वो ना कर जाए, है ना, क्रैश ना हो जाए, इससे ज्यादा लेन ना हो, इसलिए तुमको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। दूसरी खास बात इसमें क्या रहती है, नॉर्मल डिलीवरी हो उससे पहले ही ऑपरेशन करके बेबी निकाल दिया जाता है, उससे उसकी डेथ ना हो, ठीक है। ये आजकल टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई है इसलिए, वरना हम आपकी बुक्स में इतना ही दिया हुआ है जस्ट, वो भी आपको तो है, ठीक है। समझ में आया,
सभी स्टूडेंट्स को ना गुड लिखिए, लिखना है, लिखिए अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करें। अब मैं अब नोट्स तो बना नहीं रही, चलो अब अपनी बात को यहाँ तक समझ में आया ना। चलो अब एक काम करते हैं, हमारे चैप्टर तो होता है कंप्लीट। अब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे देते हैं जरा, ठीक है। सार्वत्रिक दाता, बताओ ये तो सब जानते हैं। और रुक जाइए, अब सवाल बढ़ा देती हूँ। ओ कौन सा हो, दो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। रीजन बता दिया जाएगा, चिंता ना करें, ठीक है। एक है सार्वत्रिक ग्राही की बात करें, ए बी बचपन से रटा है भाई, गलत कैसे हो सकता है। कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव, सोच लो, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा, हालांकि आप लोगों के में इतना डीपली नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये तो फिर भी हम याद रखते हैं, ग्राही, ठीक है, जो सबका ले सकता है। सार्वत्रिक ग्राही मतलब जो सबका रक्त ले सकता है, ठीक है, वो होगा एबी पॉजिटिव, जो हम जनरली जानते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सार्वत्रिक दाता, दैट इज द ओ नेगेटिव। अब देखना जरा, लिख लिया होगा शायद सभी ने, लिख लिया तो जरा कौन पहले देख लो। ए बी पॉजिटिव तो सबको क्लियर होगा क्यों होता है, ठीक है। उसके बारे में बात हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं सिर्फ ओ के बारे में, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कौन से होंगे भाई, चलो ठीक है, नहीं है। फिर एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होंगे। फिर डिजाइन आरएस फैक्टर बना दो ऐसी वाली, ये ठीक है। बंद कर देती हूँ इसका रिकॉर्डिंग तो ये डिजाइन कैसे आ सकती है, आरएस फैक्टर की तो आएगी ही नहीं, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ओ नेगेटिव जो है उस पर ना तो आपका कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा ना ही आरएच फैक्टर, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से। अब चूंकि ये इस तरह से है, ठीक है, अभी किसी के शरीर में प्रवेश करता है उसके एंटीबॉडीज का इस पे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जुड़ने के लिए सिर्फ एंटीजन ही नहीं है, जुड़ने के लिए मतलब समूहन के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होने चाहिए, ठीक है। इसके पास एंटीजन ही नहीं, कहीं चला जाएगा। समझ में आया। तो सार्वत्रिक दाता क्यों है नेगेटिव। मैं कहती हूँ अगर पॉजिटिव वाला भी आप बोलते तो भाई उसके पास है, अगर आप पॉजिटिव। समझ में आया। इसलिए डॉक्टर्स जब भी ब्लड ग्रुप देते हैं मतलब रक्त दान की कोशिश करेंगे उस दौरान क्या चीज देखते हैं, एबी पॉजिटिव को कैसे दिया जाएगा, एबी पॉजिटिव वाला ही। पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा एक केस और बता देती हूँ, क्या होगा RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त RH नेगेटिव को दिया जाए तो धक्का जम जाएगा, मर जाएगा। बता दो, ध्यान रखना कभी ऐसा हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब उसको दिया जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का दिया जाएगा, तो ये वाला व्यक्ति जो है ना दूसरा वाला ग्राही, ये इसके लिए सुग्राहित हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। सुग्राहित हो गया। सुग्राहित होने के बाद अगर कुछ टाइम के बाद में या फिर कुछ महीने वाले कुछ वर्षों के बाद इसको दोबारा से यही रक्त चढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगा।
समझ में आया? इसीलिए ध्यान रखा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, कोशिश यही की जाती है कि उसमें दिया ना जाए, क्योंकि गलती से दोबारा चढ़ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी डेथ होने के चांसेस है। ठीक है, चांसेस क्या है, हो ही जाएगी। ठीक है ना? हाँ, इसको देना ही पड़ेगा नेगेटिव वाला, तभी वो जीवित रह सकता है। मैं कहती हूँ चढ़ा दिया, नहीं था ब्लड, चढ़ा दिया, तो कहना चाह रहे हो ना जीवित रह जाए, जीवित रह जाए। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, लेकिन ये है ना सुग्राहित हो जाएगा, फिर इसको गलती से चढ़ा दिया, गलती से भी चढ़ गया, ठीक है, तो इसकी डेथ पक्की है। हाँ, इसीलिए तो हम दोबारा के लिए कोई क्यों करें, दोबारा के लिए हम पहले से ही वो रखेंगे ना ध्यान, उसको पहले ही ना दिया जाए, है ना, कि जो सुग्राहित प्रकार का हो जाए। ठीक है, ये तो कहते ही है गलत है कि भाई कुंडली चेक करानी चाहिए शादी से पहले, ब्लड ग्रुप चेक करा दो, आगे की तरफ प्रॉब्लम ना हो उनकी, नहीं। फिर हम लोग ऐसी चीजें देखते हैं कि आपके भी आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनमें सिर्फ एक बेबी होता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। ठीक है, जबकि वो लोग कोई भी ट्रीटमेंट लेने आज के टाइम में, हाँ हालांकि आईवीएफ वगैरह कराते हैं तो अब बहुत हेवी डोज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है, चांसेस है, पर पहले भी नहीं होते, अब भी नहीं होते। तो बीमारी को क्या बताया था, एलेक्ट्रोप्लाज्मिक फीटस। ठीक है, चलिए क्लास, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें आपके, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाएगी, दैट इज द ब्लड क्लॉट, यानी कि रक्त स्पंदन, रक्त का थक्का जमना या स्पंदन। आप चाहें तो इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रक्त का थक्का जमना। ठीक है, क्योंकि स्पंदन मतलब क्या होता है, जब क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग क्या होती है सबको पता है, हमें चोट लग जाती है, ऊपर की तरफ करंट आने लगता है ना, ब्लड क्लॉटिंग है। ठीक है, बात करेंगे, लिखिए आप पहले, बता देती हूँ। देखो, अगर हमें कहीं चोट लगती है ना, तो थोड़ी देर के बाद उसका खून जो होता है निकलता है, अंदर रुक जाता है, खून निकलना धीरे धीरे करके तुरंत पड़ जाता है, बढ़ जाता है ना, और क्या बोलते हैं क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना या फिर रक्त स्पंदन। चलो आगे बात बढ़ाएं हम। देखिएगा, आप लोग जानते हैं, देखिए आप लोग जनरली जानते हैं कि हमें जब चोट लगती है उस वक्त क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, हम बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे ऊपर वातावरण कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी रक्त का थक्का जमता हो, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारे नर्व्स में नहीं जमता रक्त का थक्का। मैंने बताया था, तो देखिए क्लास, इसका रीजन होता है हमारी नर्व्स में क्यों नहीं जमता है। यकृत जो होता है ना, लिवर, वो इस हेपेरिन का संश्लेषण करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में हमेशा हेपेरिन मौजूद रहता है, जिसकी वजह से क्या रहेगा, ब्लड का क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है, उसकी प्रोसेस जो है वो है क्या। तो जब हम बात करेंगे तो रक्त सीरम सब जानते हैं, रक्त प्लाज्मा सब जानते हैं, तो रक्त प्लाज्मा से क्लॉट, क्लॉट मतलब स्कंदन, ठीक है, उसका अलग होना प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, रक्त स्कंदन, रक्त का थक्का जमना। समझ में आई? मतलब जब आपके ब्लड सीरम में से या ब्लड प्लाज्मा में से आपका जो क्लॉटिंग वाला हिस्सा है जब वो अलग हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थक्का जम गया, यहाँ पर इसको करंट बोल देते हैं बेसिकली। अगर करंट नहीं जम रहा है तो वो है ही आपका क्लॉट। ठीक है ना, आपका स्कंदन, समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ?
हमारे नर्व्स में क्यों नहीं जमता, उसका भी रीजन है। पर देखो कभी कभी क्या होता है, हमारी नर्व्स में भी क्लॉटिंग होने लगती है, ठीक है। जब हमारी नर्व्स में क्लॉटिंग होती है तो हम एक टर्म देते हैं, दैट इज अ थ्रोम्बस, ठीक है। और हमारी नर्व्स में इस थ्रोम्बस के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस, कोई परेशानी? अब अगर इस थ्रोम्बस को, ठीक है, अगर थ्रोम्बस बहुत छोटा सा, बहुत मामूली, ठीक है, अगर उस थ्रोम्बस को हमारा रक्त जो है आगे की तरफ धकेले, भाई बहुत छोटा सा क्लॉटिंग का तो कोई साइज नहीं होता है, बहुत छोटा है, अगर उसको हमारा रक्त पीछे से धक्का दे, ठीक है, तो इसको हम एक टर्म देते हैं, रक्त जो है वो आपको किसको धक्का दे रहा है, थ्रोम्बस को, ठीक है। तो इसे हम एक टर्म देते हैं, दैट इज अ एम्बोलस, ठीक है। कोई परेशानी? एम्बोलस समझ में आया? बोलस सबको पता है, बोलस क्या होता है, आपके मुख गुहा से आपका जो फूड स्टफ था, भोज्य पदार्थ था, उसको स्टमक में ईसोफेगस में बोलस का आराम रहता है, धक्का देता है आपका ईसोफेगस, आपके मुख गुहा का भोज्य पदार्थ को आमाशय में, ये होता था। तो बस ईएम और लगा दिया, बोलस तो वही है, मतलब ये भी धक्का देने का काम करता है आपका, अपनी क्रमानुवंचन प्रकृति की वजह से, है ना। यहाँ पर भी रक्त जो है धक्का दे रहा है आपके थ्रोम्बस को, गलती है भाई, सेम है। लेकिन क्लास ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं आपके एम्बोलिज्म, ठीक है। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, एम्बोलिज्म, ठीक है। एम्बोलिज्म क्या होता है वो समझिएगा। जैसे एम्बुलस हुआ, एम्बुलस समझ में आया, जब आपका रक्त जो है उसको क्लॉट को धक्का दे रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका एम्बुलस की जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, एम्बुलस जो था थोड़ा बड़ा साइज होने की वजह से आपके शरीर में किसी भी नलिका में जाके फंस जाए, फंस सकता है भाई, क्लॉटिंग है, फंस सकता है। जब ये फंस जाए और उसकी वजह से आपका पूरा परिसंचरण तंत्र जो है रुक जाए, ठीक है, तो जो प्रक्रिया होती है ना रुकने की, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्बोलिज्म, ठीक है। ठीक, बाकी आप लोग पढ़िएगा। चलिए क्लास, फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।